डिप्रिसिएशन लिख लो, कॉपी में लिखना होगा, सकारे ने लिखवा देने का। सेकेंड क्लास कल यहाँ में लिखा था CA फाउंडेशन, CMA BCom, सब जगह काम आएगा। चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डिप्रिसिएशन CA फाउंडेशन। सर आज सेकेंड क्लास ले रहे हैं स्टूडेंट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास फॉर एनी स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे स्टूडेंट, डिप्रिसिएशन हम जब चार्ज करते हैं तो हमें किन किन फैक्टर पे ध्यान देना होगा। मैंने वो जो अमाउंट निकालते हैं तो वर्मा अमाउंट डिप्रिसिएशन का जो आएगा इतना होगा वगैरह, तो आपको कुछ फैक्टर क्या करने होंगे जिन फैक्टर पे डिप्रिसिएशन का अमाउंट डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन मैथ में भी है, फैक्टर्स, ठीक है। तो कंसीडर फॉर मेजरमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो आपको मैं कल बोला था आप लोग ऐसे हैश दे के लिखोगे, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड। बोल पाएगा खबर, जिस फैक्टर पे हमें ध्यान देना है फॉर मेजरमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन। मतलब समझे विद्यार्थी, हमें किन किन फैक्टर पे ध्यान देना चाहिए। डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो किस किस फैक्टर पे, फॉर अमाउंट जो निकालोगे ना डिप्रिसिएशन का, सर अमाउंट कितना होगा, तो हमें किस किस फैक्टर पे क्या करना है, ध्यान देना है। तो पहला फैक्टर है, लिख लीजिए आप सर ए करके। मैं देखूंगा उस एसेट्स का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ द एसेट। यानी पहला फैक्टर क्या हो गया विद्यार्थी, मुझे एसेट्स का क्या करना है, कॉस्ट देखेंगे, उसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा कि कॉस्ट कितनी है। तो एक फैक्टर हो गया कॉस्ट। दूसरा है द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, द क्या देखेंगे अब, एस्टिमेटेड क्या हो गया, यूजफुल लाइफ। मैं देखूंगा उस एसेट्स का लाइफ कितना है ऑफ द डिप्रिसिएबल एसेट्स। यहां तक हुआ था द एस्टिमेटेड। तब आपको तीसरा पॉइंट ये देखना होगा। चौथा पॉइंट हमें क्या देखना है, लॉ ऑफ द लैंड। ध्यान दीजिए, फिर लॉ ऑफ द लैंड का मतलब आप जिस धरती पे रहते हो, मान लो मैं इंडिया का हूं तो हमारा देश का लॉ भी कुछ कह रहा होगा डिप्रिसिएशन के मामले में, तो हमें लॉ को भी मानना पड़ेगा। लॉ कभी कभी क्या होता है मालूम है, कंपनीज एक्ट रेट बता देता है कि देख भैया इस एसेट्स का इस रेट से डिप्रिसिएशन होगा, तो हमें लॉ को भी क्या करना है, हमें लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर किए, हमें लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, लॉ ऑफ द लैंड, ये क्लियर करना। तो ये हम लोग का गया स्टूडेंट कि हमें कौन कौन से पॉइंट देखने हैं। तब समझ में आ रहा है क्या, देखिए पहले। हाँ सर, हमें पॉइंट देखना होगा उस एसेट्स का कॉस्ट कितना है, फिर मैं देखूंगा उसका यूजफुल लाइफ कितना है, उसको बेचने पे यूजफुल लाइफ के बाद उसका स्क्रैप वैल्यू क्या मिल सकता है। ये एस्टिमेटेड होता है, देखिए एस्टिमेटेड है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है। और जिस धरती पे मैं हूँ वहाँ का लॉ क्या कह रहा है, बोला ना कंपनीज एक्ट कुछ एसेट्स के मामले में क्या करता है, रेट बता देगा, सर इतना लगाओ। इनकम टैक्स एक्ट बहुत से एक्ट से भी प्रभावित होता है, तो उस हिसाब से चार्ज हम करेंगे। अच्छा, अब आता है डिप्रिसिएशन में क्या क्या गुण होता है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स। सर कैरेक्टरिस्टिक्स, अब सुनिए, डिप्रिसिएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सा पॉइंट है, मैं एक दो पॉइंट लिख दे रहा हूं। डिप्रिसिएशन इज ए रिडक्शन, डिप्रिसिएशन इज ए रिडक्शन, इज ए रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ, इन द बुक वैल्यू ऑफ, in the book value of depreciable fixed asset। बोलिए भैया विद्यार्थी, कुछ समझे, झबर
करेक्टरिस्टिक्स में ये पॉइंट समझा। डिप्रिसिएशन क्या है सर, डिप्रिसिएशन का गुण क्या है, क्वालिटी क्या है? तो डिप्रिसिएशन एक क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, आपके बुक वैल्यू का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बुक वैल्यू मतलब सर डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो बचा वो बुक वैल्यू है, और ये बुक वैल्यू कंटिन्यूअस आपका क्या होगा। हाँ, तो लिखा है डिप्रिसिएशन एक तरह का रिडक्शन है, किसके ऊपर, मार्केट वैल्यू नहीं है। गौर कीजिए, गौर कीजिए, बुक वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल फिक्स एसेट्स, ये ध्यान रखना। ये तो अच्छा, इट इज नॉट डिपेंड ऑन क्या, मार्केट वैल्यू। इसका मार्केट वैल्यू से लेना देना नहीं है। इट इज ए परमानेंट डिक्रीज, इट इज ए क्या है, परमानेंट डिक्रीज, इट इज ए परमानेंट डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। क्लियर कीजिएगा भैया, इसका परमानेंट डिक्रीज मैंने ये बार बार होगा ना, कभी कदा रुक जाएगा। ये परमानेंट डिक्रीज है, मैंने कंटिन्यूअस डिक्रीज है इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। इट इज नॉट द प्रोसेस, इट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, valuation of asset, but the process of allocation of cost of an asset, cost of an asset over the period of its life, over the period of its life, LIFE, over the period of its life। देखिए ये मजेदार पॉइंट है। तो डिप्रिसिएशन का गुण क्या हो गया, डिप्रिसिएशन लिखना, रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल, बुक वैल्यू में गिरावट है, मार्केट वैल्यू में नहीं। डिप्रिसिएशन इज नॉट डिपेंड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, इट इज ए कंटिन्यूअस फॉल। यहाँ पे परमानेंट और क्या, डिक्रीज या कंटिन्यूअस डिक्रीज किसमें, बुक वैल्यू। ये देखिए, एक छात्र मुझे बोला, बबलू भैया डिप्रिसिएशन दिखलाने से एसेट्स का क्या होता है, मार्केट वैल्यू निकलता है ना। डिप्रिसिएशन क्या है, हाँ ध्यान से देखो, मैं समझा ये पढ़ूंगा, नॉट इसके के द्वारा हम एसेट्स का वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं। इट इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्या, एसेट। वैल्यूएशन मैंने इसका मार्केट वैल्यू क्या है, मैं वो नहीं निकाल रहा हूँ। तो डिप्रिसिएशन क्या हो गया, इज नॉट द प्रोसेस ऑफ, इट इज बट इन द कल पढ़ाए थे वाला प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब मैं अपनी एसेट्स की कॉस्ट को बहुत सालों तक क्या कर देता हूँ, बांट देते हैं। नहीं बताए थे 1 लाख की एसेट्स है, डिप्रिसिएशन 10-10 हज़ार हुआ, तो एसेट्स के कॉस्ट को आप क्या कर रहे हो, बहुत सालों तक आप मान रहे हो कि हर ईयर उसका 10-10 हज़ार डिप्रिसिएशन हो रहा है, और आपने 10 भागों में उसको क्या कर दिया, बांट दिया। तो डिप्रिसिएशन क्या है, वास्तव में प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट नहीं है, क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। आप कॉस्ट को बहुत भागों में एलोकेट कर दिए, ये ध्यान रखिएगा, बहुत भागों में बांट देते हो। चलिए, वाह बहुत बढ़िया पॉइंट। इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, सर पल्ले नहीं पड़ता है। अरे नॉन कैश मतलब इसके लिए आपको कैश देना नहीं पड़ता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो। बोल पाओगे सर, इसके द्वारा हमारा कैश क्या नहीं होता है, पॉकेट से नहीं निकलता है। तो ये एक्सपेंस तो है, बट ये नॉन कैश है, इसके लिए मुझे नकदी रुपया किसी को देना नहीं पड़ता है, तो ये नॉन कैश है। अच्छा, फिर इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर ये क्या है, बहुत ही खतरनाक है। इट इज ए चार्ज क्या, अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये ध्यान रखना, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ, इट्स प्रोविजन इज नॉट ऑप्शनल, but
मैंडेटरी, MANDATOR, मैंडेटरी, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस। ये तो और बेहतर पॉइंट्स, इसको समझाएंगे सर। बस ये हो गया सर फीचर्स। अगर ये याद रखोगे तो एमसीक्यू में काम आएगा, ट्रू फॉल्स में काम आएगा। फाइनल वर्डिक्ट कर ले। डिप्रिसिएशन क्या है सर? रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट्स है। इट इज नॉट डिपेंड ऑन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बढ़े या घटे फिर भी हमें डिप्रिसिएशन लो भैया दिखाना ही पड़ेगा। इट इज ए परमानेंट डिक्रीज या कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ, ए परमानेंट घटते ही चला जाएगा। अच्छा, इसके द्वारा हम एसेट्स का मार्केट वैल्यू नहीं निकालते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। ये नॉन कैश खर्चा है, ये एक्सपेंस है, बट ये इंटरनल है और ये नॉन कैश है। इसके लिए कैश किसी को मुझे देना नहीं पड़ता है। इससे हमारे कैश प्रॉफिट में फर्क नहीं पड़ता है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है ये, इसका प्रोविजन मतलब ये ऑप्शनल नहीं है। मतलब होता है ना, हम लोग एक स्कूल में भर्ती होते हैं, कॉलेज में, ये पेपर ऑप्शनल है, ले भी सकता हूँ नहीं भी ले सकता ना। डिप्रिसिएशन क्या है? मैंडेटरी है। आपको हर हाल में डिप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। यानी डिप्रिसिएशन जिस साल प्रॉफिट होगा उसी साल दिखाएंगे ना, लॉस होने पे भी। इसीलिए डिप्रिसिएशन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देते हैं। एक छात्र बोला सर इस साल तो मेरा 1 लाख का लॉस हुआ है तो डिप्रिसिएशन नहीं दिखाऊंगा, दिखाऊंगा तो लॉस और क्या होगा? छोड़िए सर, घर की बात है, नहीं दिखाएंगे। डिप्रिसिएशन में तो बाहर वाला है नहीं, तो तुम बोला अगले साल देखते हैं ना, क्या करना होगा? ये मैंने आपको लॉस भले बढ़े, यानी प्रॉफिट और लॉस की मात्रा पे डिप्रिसिएशन क्या नहीं करता है? डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने प्रॉफिट हो या ना, आपको दिखाना पड़ेगा। ये ध्यान से आप क्लियर कीजिएगा। तो सर इसके बाद हम लोग कुछ सर हाईलाइटेड पॉइंट्स लिख लेते हैं। सर आपको ये ध्यान रखना है, वर्थ नोटिंग नोट्स है। ये मेरा जो नोट्स होता है ये बहुत ही काम का चीज है। मैं मैथ में लिखा हूं वर्थ नोटिंग पॉइंट्स, नोट्स में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, लैंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन। तो पहला नोट हमारा क्या हुआ? लैंड इज क्या? नॉट, बोलिए, लैंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन। लैंड का क्या नहीं होगा? डिप्रिसिएशन नहीं होगा। ये नोट में ध्यान रखना है। बिकॉज क्यों नहीं होगा? छात्र लड़ाई कर रहा है, बोलता है सर क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट हैज इनडेफिनिट लाइफ। मतलब लैंड लगातार चलती ही रहेगी, लैंड का अस्तित्व है, खत्म नहीं होगा। इसका लाइफ क्या है? इनडेफिनिट है। यानी लैंड 5-10 साल चलेगा ऐसा नहीं है। अच्छा, डिप्रिसिएशन कब से चार्ज करेंगे? लिखना, डिप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड। डिप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड मैंने हमें निकालना कब से है? इज कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इट इज रेडी फॉर यूज। सर समझ में नहीं आया? इट इज रेडी फॉर यूज, यूएसई यूज। मतलब डिप्रिसिएशन हम कब से दिखाएंगे? मान ले झवर, हमने बबलू सर ने एक एसी खरीदी, एसी पूरा पैकेट में आ गया और मैं 20 दिन कोचिन में ऐसे ही रखा हूं, तो जिस दिन आएगा उस दिन से डिप्रिसिएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेडी फॉर यूज नहीं था, मैंने यूज करने लायक नहीं अभी। फिर मैंने एसी के लिए क्या किया? इंजीनियर को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर एसी को इंस्टॉल करवाया, उसका इलेक्ट्रिक सिस्टम जनरेट करवा लिया। अब बता रेडी फॉर क्या हो गया? तो जिस दिन रेडी फॉर यूज होगा वहां से डिप्रिसिएशन होगा। कभी कभी क्वेश्चन में लिखता है कि एक एसेट्स हमने मार्च 1 में खरीदी बट मई 1 से क्या हुआ है? वो रेडी हुआ है, यूज करने लायक हुआ है, इंस्टॉल, तो आपको डिप्रिसिएशन मई 1 से दिखाना है। वही तो पढ़े, वही तो ये कब से होगा? रेडी फॉर यूज। अगर वो रेडी लायक हो गया है तब उसका डिप्रिसिएशन उस दिन से चार्ज होगा। पहली बार खाली समझ में आ रहा है? तो रेडी फॉर यूज से आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। अच्छा, एक छात्र बोला कि सर मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा तो उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो याद रखिएगा, मार्केट वैल्यू से हम एवरी ईयर चेंज नहीं करते हैं। तो क्या नॉर्मली क्या लिखना है आपको? एप्रिसिएशन माने बढ़ जाना इन द मार्केट वैल्यू, इन द किसमें?
मार्केट वैल्यू ऑफ सर किसका, एसेट्स ऑफ एसेट्स नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। मान ली मेरा सर वो डिप्रिसिएबल एसेट्स का मार्केट वैल्यू क्या हो गया है, बढ़ गया, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्यों? CON कंजर्वेटिज्म, क्या बोलिए, अरे बोलिए, कंसेप्ट। अरे इतनी बार इसको पढ़ा दिया। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट प्रूडेंस को भी कहते हैं। किसको? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा? तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई आपको इनकम होगा, आपको गेन हो रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, लेकिन आपका एसेट्स का दाम बढ़ गया, लेकिन तुमने अभी बेचा नहीं है, बेचोगे नहीं तो प्रॉफिट तो आएगा नहीं। तो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो आप उसका वैल्यू मत बढ़ाइएगा। क्या नहीं करना है? नहीं बताया था, स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। तो वही फॉर्मूला है कि एसेट्स का अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाए तो मैं एसेट्स की वैल्यू को क्या नहीं करूंगा, बढ़ाना नहीं है। किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से? कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कहता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर डिप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन, डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन, किसके ऊपर चार्ज करेंगे हम? फिक्स एसेट, बट नॉट ऑन क्या? करेंट एसेट्स। यानी जबर करेंट एसेट्स पे क्या नहीं होगा? हाँ, डिप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं करते हैं। कैश बैक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट, उस पर चार्ज नहीं करते हैं। फिर स्टूडेंट यहां कहां तक लिखे? A, B, C और D। ये हमारे क्या है, कुछ वर्थ नोटिंग किसके रिलेशन में ये पॉइंट था? हाँ, ये पॉइंट याद रहना है क्या, कि लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं होता है क्योंकि लैंड की लाइफ आजीवन है। अच्छा, डिप्रिसिएशन जिस दिन मैं एसेट्स को रेडी फॉर यूज है, तैयार हुई, उस दिन से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। डिप्रिसिएशन में अगर एसेट्स की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो मैं उसको ध्यान नहीं दूंगा। ये कहकर के हमारे देश का अकाउंट्स प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे बनता है, जहां पे एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स को हम जल्दीबाजी में पहले ही रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे चार्ज होता है और किस पे नहीं होता है? करेंट एसेट्स पे नहीं होता है। अब आता है कि सर जब मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तो वो एसेट्स की, मैं बोला था ना डिप्रिसिएशन डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ द एसेट। मैंने कहीं भी लिखा है ओरिजिनल कॉस्ट ना, तो आपको अब यही नहीं मालूम है कि सर मेरा एसेट्स का कॉस्ट कितना है। अगर आप कॉस्ट निकालने में असमर्थ हो, जबर बोलिए, असमर्थ माने यू आर नॉट कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, आपको कॉस्ट ही पता नहीं है, तब क्या नहीं होगा? नहीं समझा पाया। आप डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे? तो सर छात्र बोल रहा है सर कॉस्ट कीजिए ना, कॉस्ट कैसे निकलता है? तो कॉस्ट का मीनिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बता रहे हैं कि कॉस्ट का मतलब ये होगा। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाउ वी हैव टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर डिप्रिसिएबल एसेट। सर हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ सर CA फाउंडेशन या BCom या जो भी बात करो, तो सर हाउ टू क्या कंप्यूट या कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्या फिक्स एसेट्स, जिसका भी नाम क्या हो गया है? प्रॉपर्टी। तुम लोग नाम ही याद नहीं रख पा रहे हो, कल तो बोले इतनी बार। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इज द न्यू वर्ड। AS10 में ये लिखा है। सर एक छात्र बोला ना ना नहीं लिखूंगा सर, ये तो इजी है ना। कॉस्ट कैसे निकलता है? कॉस्ट में कौन कौन से आइटम इंक्लूड होंगे? तो कॉस्ट एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट इज नॉट ए वेरी इजी वर्क। तो इसका ना हमारा बर्मा क्या हुआ, एक एसेट्स का कॉस्ट निकालना इतना आसान नहीं है। मैं खाली खरीद के दाम नहीं कह रहा हूँ, किसकी, उसकी कॉस्ट क्या होगी जिस पे हमें डिप्रिसिएशन चार्ज, या कॉस्ट क्या होगा। तो कॉस्ट निकालते समय इन आइटम को आपको लेना है, इन आइटम को नहीं लेना है। ओ सर ये लेने का और वो तो क्या क्या लेंगे का, मान ले मैं क्या क्या लूंगा का यहाँ रेडी कर रहा हूँ कि सर हमें कॉस्ट में ये आइटम क्या करना है,
लेना है और ये आइटम हमें नहीं लेना है। मैंने कॉस्ट में क्या क्या ऐड करेंगे और क्या क्या ऐड मैं नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? तो सर पहला वाला कॉलम लिख दो, टू बी इंक्लूडेड। हम कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? तो आइटम्स इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। आइटम्स इंक्लूडेड इन द क्या? कॉस्ट। हमें कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या छोड़ देंगे। आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट। आइटम्स क्या लिखा? एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट, यानी मैं एसेट्स के कॉस्ट में इनको नहीं लूंगा और इसको लूंगा। सर बोलिए, पहला आपको सबसे पहले लेना होगा ए नंबर में परचेज प्राइस। परचेज प्राइस तो हर हाल में लेना है। आप एसेट जितने में खरीदे वो कॉस्ट का पार्ट है। उस परचेज प्राइस में अब हमें ये आइटम क्या करना है और ऐड करना है। सर क्या? इंपोर्ट ड्यूटीज। जबर समझा? इंपोर्ट ड्यूटीज क्या हो गया स्टूडेंट? जब मैं एसेट्स क्या किया? परचेज कर रहा हूं फॉरेन से, और लाते समय जो गवर्नमेंट ड्यूटी लेती है वो उसमें क्या होगा? ऐड हो जाएगा। वो एसेट्स का इंटीग्रल पार्ट हो गया, क्योंकि लाने मैंने यूज करने के क्या हो रहा है? पहले लग रहा है, तो वो उसमें जोड़ने बोला है। ठीक है। फिर नॉन रिफंड, अरे लिखना, लिख नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स। अच्छा, लाते समय हम लोग जो ड्यूटी वगैरह देते हैं, मान लीजिए, तो या मैं कोई टैक्स दिया लाते समय उस एसेट्स का, तो वो उसमें ऐड होगा। कौन सा पोर्शन? जो गवर्नमेंट वापस मुझे रिफंड नहीं करेगी। रिफंड हो जाएगा तो वो उसमें हम ऐड नहीं करते। मान ले लाते समय मैंने ड्यूटी दी 1 लाख रुपया और गवर्नमेंट उस ड्यूटी से मेरा कॉस्ट में ऐड हो गया, लेकिन गवर्नमेंट उस 1 लाख ड्यूटी को वापस रिफंड कर दी। कोई कहा से सर आपका ये ड्यूटी आपको वापस किया जाता है, तो वो मैं उस एसेट्स में अगर ऐड कर दिया हूं ड्यूटी को तो वापस लेस कर देंगे, या मैं वो वाला पोर्शन लूंगा जो रिफंड नहीं होगा। जो रिफंड वो उस एसेट्स का पार्ट माना जाएगा। ये लिख लीजिएगा। फिर सर डी नंबर बता रहा हूं, ABCD बड़े मजेदार चीज लिखवा रहा हूं। फिर कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग द आइटम, and restoring the site on which it is located, अच्छा, मान लेना कोई एसेट्स है, उसको रिमूव करने के लिए, डिसमेल्टिंग करने के लिए हमारा क्या होगा? खर्चा लगा, तो वो भी एसेट्स के कॉस्ट में क्या होगा? ऐड होगा। कल नहीं बता रहे थे कि सर मैं जहां एसेट्स बना रहा हूं, मान ले मैं क्रिएट कर रहा हूं, और मुझे उसके पहले कल नहीं बताए थे कि ओनरशिप फ्लैट बनेगा, तो हमने एक झोपड़ी बनाई मजदूरों के रहने के लिए, झोपड़ी हट, और वो झोपड़ी बनाने में खर्चा लगा, बाद में उसको वहां से क्या कर दिए? डिसमेंटलिंग कर दिए, हटा दिए। तो उस तरह का जो खर्चा लगा वो आपके एसेट्स में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो वही चीज इसमें मैं लिखा हूं। सर बहुत ही जबरदस्त है। अब आता है एसेट्स को बनाएगा लेबर, तो आप लेबर को जो पेमेंट की है वो ले लीजिए। कॉस्ट ऑफ लेबर बेनिफिट, समझे क्या? अरे कभी कभी हम एसेट्स खरीदते नहीं है, बनवाते हैं, तो बनवाने में लेबर पेमेंट लेगा। अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम, अराइजिंग क्या? डायरेक्टली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, क्या बोले? और एक्विजिशन ऑफ आइटम, और एक्विजिशन ऑफ क्या? आइटम ऑफ PPE, प्रॉपर्टी प्लान। मतलब सिंपल वर्ड में कह दूं, ऐप नंबर सिंपल वर्ड में हुआ कि भैया अपना झबर लेबर क्या कर रहा है? डायरेक्टली उस एसेट्स को क्या कर रहा है?
अरे बना रहे हैं लेबर बेनिफिट, आपने लेबर का फायदा लिया तो लेबर उसमें डायरेक्टली क्या हुआ है, उस एसेट्स को बनवाते समय, कंस्ट्रक्शन करते समय लेबर लगा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व था वो, तो क्या करना होगा, हाँ, या एक्विजिशन के समय जो लेबर लगा वो कॉस्ट उसमें क्या हो जाएगा, हाँ, लेबर का कॉस्ट जुड़ेगा। फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन क्या हुआ, जब मैं साइट में लेकर आया तो उस मशीन को मुझे या उस एसेट्स को मुझे इंस्टॉल करने का जो खर्चा लगता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी जोड़ेंगे। फिर साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, ये समझ में आ रहा है, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, जबर समझे। ये क्या है, इंस्टॉलेशन मतलब जैसे एसी लाते हैं तो एसी को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, दीवार कटवानी है, अगर मैं विंडो एसी लाया हूं उसके भीतर पुश करवाना है तो वो जो खर्चा लगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट हुआ। और साइट मैंने जिस जगह पे आप बैठाओगे उस जगह को रेडी करने का खर्चा, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल बनाते हैं, हम जब पूजा वूजा करते हैं, दुर्गा पूजा वगैरह वगैरह, तो क्या करते हैं, एक मंडप जहाँ पे माँ की प्रतिमा बैठेगी उस जगह को क्या करते हैं, रेडी करते हैं, रेडी करने का खर्चा। वही हो गया कि सर साइट प्रिपरेशन कॉस्ट अगर कोई लगा है तो वो भी जुड़ जाएगा। फिर इनिशियल डिलीवरी, हाँ यही सब सही बोले, इनिशियल एकदम विद्यार्थी देख पकड़ लिया है, चलती भाषा में ऐसे लिखेंगे और ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इनिशियल डिलीवरी, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, HANDLING, ये समझ रहे हो सर, लाने का जो खर्चा लगेगा, कैरेज, फ्रेट, वो सब खर्चे आपको जोड़ना है। कोई प्रोफेशनल फीस लगा है, कोई क्या हुआ, प्रोफेशनल फीस भी मैंने क्या की है, अरे दिया है, अरे आप लॉयर का हेल्प लिया, एसेट्स खरीदना भी तो खतरा है, आपने लॉयर की मदद ली, लॉयर भी क्या कर लिया, फीस, जमीन उमीन खरीदते हैं तो लॉयर से चेक नहीं करवाते, कागज पत्तर वगैरह है, तो वो सब कौन सा फीस हो गया, वो एसेट्स के कॉस्ट में जुड़ेगा। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, ये अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, लेस, ये बहुत ही मजेदार है भैया, लेस नेट प्रोसीड्स, लेस नेट प्रोसीड्स, नेट क्या, प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग एनी आइटम, फ्रॉम सेलिंग क्या, एनी क्या आइटम, प्रोड्यूस while bringing, while bringing, BRINGING, while क्या, bringing the asset to the location, the asset to the location, to the location, to that location, to the नहीं होगा, to that location and कंडीशन, बता रहा हूं। तो सर कॉस्ट में विद्यार्थी इतनी चीजें एसेट्स के कॉस्ट में जुड़ेगी। सर ये क्या हुआ बोलिए, तो यही तो टेस्टिंग में होता है, जब हम एसेट्स कभी कभी लाते हैं तो उसका क्या होता है, टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने का जो खर्चा आया, अभी तक तुम प्रोडक्शन करना क्या नहीं किया है, वो टेस्ट करने का खर्चा भी जुड़ेगा। लेकिन टेस्ट का जो सामान आपने निकाला, टेस्ट करने का मतलब कुछ प्रोडक्ट निकला होगा, टेस्ट कर रहे हैं भैया, तो वो प्रोडक्ट आपने क्या कर दिया, बेच दिया, तो वही लिखा है कि बेचने पे जो पैसा आएगा वो उससे क्या होगा, लेस करके वो कॉस्ट में जोड़ोगे। क्योंकि आपने जो टेस्टिंग में प्रोडक्ट निकाला वो तो आप बेच दिए, तो लेस क्या, नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग एनी आइटम प्रोड्यूस वाइल ब्रिंगिंग द एसेट्स टू दैट लोकेशन, मतलब मान ले फैक्ट्री एक लोकेशन है या उस कंडीशन, एसेट्स को उसी कंडीशन में लाने के लिए हमने जो खर्च किया, तो टेस्टिंग का जो कॉस्ट है वो भी क्या होगा, ऐड हो जाता है। तो एसेट्स का कॉस्ट इतना इजी वर्ड नहीं है। गवर्नमेंट कोई ड्यूटी लेगी, ऐड होगा, गवर्नमेंट लाते समय कोई टैक्स लेगी, ऐड होगा, कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है, जैसे है यहाँ पे लिखो ना, इनिशियल डिलीवरी मैंने कैरेज, फ्रेट, कूली का खर्चा ऐड होगा, इंस्टॉलेशन ऐड होगा, जगह रेडी करने का खर्चा ऐड होगा, लेबर का कोई कॉस्ट लगा, डायरेक्टली लेबर उस एसेट्स को लाने में या बनवाने में उसका हेल्प लिए थे तो वो ऐड होगा, और कोई एसेट्स मैंने डिसमेंटलिंग की है, तोड़ी है, नहीं समझे, तो वो खर्चा भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब आता है क्या क्या ऐड नहीं करते हैं, तो ये ऐड नहीं करने का है, तो ये लेने का नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा। अगर जुड़ा हुआ है एसेट्स में क्या किया हुआ है तो नहीं लेने का। ट्रेड डिस्काउंट्स नहीं लेंगे। आप एसेट्स खरीदते समय विद्यार्थी में क्या मिलता है, वो डिस्काउंट वाला फिगर क्या होगा, हम लेस कर देंगे। एंड
रिबेट्स। फिर हमें क्या नहीं लेना है, इनऑगरेशन कॉस्ट, माने INAUGU कॉस्ट फॉर ओपनिंग ए न्यू बिजनेस, फॉर ओपनिंग ए क्या न्यू बिजनेस। झबर समझे, मान ले झबर होता नहीं है कि हम कोई बिजनेस क्या कर रहे हैं, जब नया स्टार्ट करते हैं, कोई ब्रांच खोलते हैं, तो उस समय उसका बहुत सा क्या होता है, खर्चा, इनॉग्रेशन खर्चा लग रहा है। आप बहुत जनों को इनवाइट किए, ये किए, तो वो एसेट्स में क्या नहीं होगा, अरे बोल, ऐड नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल से संबंधित क्या नहीं होता है, खर्चा कभी भी ऐड नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, कॉस्ट ऑफ क्या विद्यार्थी, एडवर्टाइजिंग एंड प्रोमोशनल एक्टिविटीज, प्रोमोशनल क्या एक्टिविटीज, तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रोमोशनल एक्टिविटीज फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, फॉर इंट्रोड्यूसिंग क्या न्यू प्रोडक्ट, फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ये सब क्या नहीं होगा, एसेट्स के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। शर्मा ये समझ गए ना, तो एडवर्टाइजिंग का खर्चा, आप कोई प्रोमोशनल एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे फिल्म आजकल आती है मार्केट में, कोई मूवी आती है, तो सोशल मीडिया में उसका पहले से ही क्या होता है, प्रोमो चलता है, तो वो जो आप खर्चा कर रहे हो, ऐसा कोई खर्चा अगर एसेट्स को क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूसिंग करने के लिए न्यू प्रोडक्ट के लिए, तो वो उसमें ऐड नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, मैंने मोटी बात कहूँ, ऑफिस का खर्चा क्या नहीं होगा, एसेट्स के कॉस्ट में ऐड नहीं करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आप एसेट्स के वैल्यू में ऐड नहीं करोगे। अदर सुनिए, H नंबर, ABCD, सॉरी E नंबर, ठीक है। तो अब E नंबर में लिखो जनरल ओवरहेड कॉस्ट, जनरल क्या ओवर हेड कॉस्ट, ये मैं ओवरहेड का खर्चा ऐड नहीं करूंगा। ABCD, E के बाद आएगा F नंबर लिखना है स्टूडेंट आपको, हाँ सुनना, आपको लिखना होगा इंसिडेंटल ऑपरेशन, इंसिडेंटल operations are not NECESSARY are not necessary to be included occurred before OCURRED, occurred before or during construction example लिखो स्वयं, रेंट received through using a THROUGS, through using a business site मैंने आप समझते हो प्लेस बिजनेस है, एज ए कार पार्क until construction starts. They are treated in PL account. They are treated in profit and loss account. ये तो हमारा ABCDEF। लास्ट पॉइंट G, इंटरनल प्रॉफिट हमें नहीं लेना है, इंटरनल प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कॉस्ट ऑफ abnormal amount of waste, WAST, waste material, comma labor, etc. are not included in recognition, in RECOGNITION, in recognition the cost of self generated assets। तो ये नहीं लेंगे, मैं समझा दूंगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले जब तक विद्यार्थी तेरे को कॉस्ट ही नहीं मालूम है जिस पे डिप्रिसिएशन, तो कॉस्ट वो नहीं होता है जो परचेज प्राइस हुआ। अब समझ में आ रहा है, इसमें ये सब चीजें क्या होगी, जुड़ेगी। और ये नहीं लेना है, ये अगर जुड़ा हुआ तो लेस कर देंगे। जैसे हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय इनॉग्रेशन का खर्चा करते हैं, वो खर्चा एसेट्स में ऐड नहीं होगा। ट्रेड डिस्काउंट रिबेट लेस कर देना। एडवर्टाइजिंग या सेलिंग का खर्चा या प्रोमोशनल एक्टिविटीज, ठीक है, वो खर्चा ऐड नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा या ऑफिस का खर्चा ऐड नहीं होगा। सेलिंग का खर्चा ऐड नहीं होगा। जनरल ओवरहेड ऐड नहीं होगा। और बोलता है इंसिडेंटल ऑपरेशन आर नॉट नेसेसरी टू बी इंक्लूडेड ऑकर्ड बिफोर not included, occurred before or during construction. Example, rent received through using a business site as a car park until construction start, they are treated in PL account. जैसे भाई मान ले मैं कोई कंस्ट्रक्शन करूंगा और मेरा जगह पड़ा हुआ है और मैंने जगह को क्या कर दिया, कार पार्क के लिए क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया। तो वो जो रेंट मिला उससे कोई लेना देना नहीं है। उस रेंट के मिलने की वजह से मैं अपने एसेट्स का कॉस्ट क्या नहीं करूंगा, हाँ, कम नहीं कर दूंगा। अरे रेंट मिला तो वो क्या नहीं करूंगा, कम नहीं करूंगा। तो इसका इंसिडेंटल यही लिखा, आप पढ़े ही नहीं तब समझ नहीं पा रहे हो। बोलता है रेंट रिसीव थ्रू यूजिंग ए बिजनेस साइट, वो मेरा बिजनेस साइट है, मैंने उसको एज ए कार पार्क यूज कर लिया जब तक वहां मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं किया। तो वो जो रेंट का पैसा मिला, जब पंकज शर्मा बोला सर उसको कॉस्ट से क्या कर दो, लेस कर दो। हमारा तो कम बैठा है हमारे घर में, तो ना क्या नहीं करेंगे, अरे लेस नहीं करेंगे। कोई इंटरनल प्रॉफिट अगर हम एसेट्स खुद बनाते हैं, खुद बना रहा हूं मैं फैक्ट्री में, अगर मैं एसेट्स खुद बनाऊंगा तो उस समय बनाते समय हमारा मेटेरियल लेबर का बहुत सा क्या हो गया, खर्चा तो लगा है बट वो लेबर वेस्ट है, एबनॉर्मल मेटेरियल एबनॉर्मल लेबर का खर्चा है, तो वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में, मैंने फिक्स एसेट्स के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। अगर आपने कोई लेबर का पेमेंट किया, मेटेरियल एबनॉर्मल हो गया, तो वो एसेट्स के कॉस्ट में ऐड नहीं करना है। इन रिकॉर्ड जब कॉस्ट ऑफ, आप जब खुद एसेट्स बनाओगे, मान ले मैं जब एसेट्स खुद बनाऊंगा, एक कहानी बना रहा हूं मैं, एक एसेट बनाऊंगा खुद, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर बनाऊंगा करोड़ों का, तो मैं लकड़ी लाया, लेबर को बुलाया, तो लेबर का कॉस्ट भी क्या होगा, बस वही। लेकिन लेबर में कौन सा, जो एबनॉर्मल लेबर का खर्चा लगा है, जो बिना वजह का लग गया, वो लगना नहीं चाहिए था, तो वो उस फर्नीचर के कॉस्ट में उस लेबर की मात्रा नहीं जुड़ेगी, उस लेबर की मात्रा नहीं जुड़ेगी। और अगर आपका कोई मटेरियल वेस्ट हो गया है, मटेरियल मेरी गलती से वेस्ट हुआ, तो मैं उसमें क्या नहीं करूंगा, उस फर्नीचर के कॉस्ट में वो क्या नहीं होगा, नहीं जुड़ेगा। बुद्धि लगाना, एबनॉर्मल वेस्ट हो गया मटेरियल का, एबनॉर्मल, मान ले मैं जो फर्नीचर बनवा रहा था 1 करोड़ का, कुछ लकड़ी में मेरा आग लग गया, वो 20,000 रुपये का था, तो 20,000 उस फर्नीचर के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि अपने एबनॉर्मल वेस्ट होता है मटेरियल का, लेबर का, तो वो आप उस कॉस्ट में खुद बनाओगे तो। और कोई मैंने इंटरनल प्रॉफिट लिया है तो वो क्या नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। मान ले मेरा लकड़ी का मैं फर्नीचर बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, मैं लकड़ी पहले यहाँ खरीदा और दूसरी जगह भेजूंगा, मेरा एक ब्रांच और है, और भेजते समय मैं उनसे क्या ले लिया, प्रॉफिट ले लिया, लेकिन वो मेरा ही ब्रांच है, तो उस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, हटा देना होगा। जैसे कंसाइनमेंट में होता था, उस प्रॉफिट को मैं हटा दूंगा। तो वही बोला है कि अगर आप आपस में कोई बनाते समय कोई प्रॉफिट लिया है, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से, अपना ही है वो, मेरा ही है, बॉस का ही है, लेकिन एक ब्रांच जब उसे भेजा तो उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट जोड़ दिया था मैंने उस एसेट में, तो वो हटा देना। तो हमें क्या क्या नहीं लेना है, ऑफिस का खर्चा नहीं लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा नहीं लेना है, सेलिंग का कॉस्ट नहीं लेना है, इनॉग्रेशन कॉस्ट अगर आप करते हो तो वो नहीं लेना है आपको, ये ध्यान रखना। ओवरहेड का खर्चा, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐसा है जो प्रोडक्ट्स फिक्स ऐसे, वो आप मत लीजिएगा। और अगर आपका एसेट्स अभी बन नहीं रहा है और उस जगह को तुम मान ले के एग्जाम्पल दिए, कार पार्किंग में दे के भाड़ा ले लिए, तो भाड़ा लेने से एसेट्स का कॉस्ट क्या नहीं होगा,
कम नहीं करने का आपको। और कोई एसेट्स मैं खुद बना रहा हूँ और उसमें मैंने कोई प्रॉफिट जोड़ा है तो क्या होगा, वो नहीं लेना है आपको। एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ मटेरियल और एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ क्या, लेबर, उसका खर्चा नहीं लेना है। ये ध्यान रखना है कि आप एसेट्स के कॉस्ट में जब खुद बनाओगे तो लेना नहीं है। तो दीज आर द आइटम्स विच आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट एज पर AS 10 बोलता है इसको ले लीजिएगा और उनको लेने की जरूरत नहीं है। तो कॉस्ट निकालने के बाद फिर ना डिप्रिसिएशन का सपना होगा, अरे फिर तो डिप्रिसिएशन में जाओगे। अब हेडिंग देंगे सर कि फिक्स एसेट्स का डिप्रिसिएशन तभी होगा जब आप फिक्स एसेट्स खरीदे होगे। तो खरीदते समय जनरल एंट्री बनेगी। बच्चा बोलता है सर मुझे तो मुंजवानी आता है, इसको क्यों लिखवाओगे आप? अरे लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं फिक्स एसेट्स या तो बनवा रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, अरे खरीद रहा हूँ। तो सबसे पहले एक उसकी जनरल एंट्री बनेगी। तब जनरल एंट्री में क्या क्या होगा शर्मा, कि हमने पहले एक फिक्स एसेट्स क्या की, या तो बनवाई या तो खरीदी। तो सर उसका एक जनरल एंट्री तो बनेगा। अब सवाल बनता है कि सर फिक्स एसेट्स खरीदने का एंट्री क्लास 11 में इस समय पढ़ा दिया हूँ या कोई भी टीचर आपको पढ़ा देता है तो CA फाउंडेशन के लिए बहुत ही ईजी है। फिर भी सर नोट में लिखवा देंगे कि सिलसिला कहाँ से स्टार्ट होगा। जब मेरे तो सबसे पहले हमने फिक्स एसेट्स क्या की है, खरीदी है। तो उसका एक एंट्री क्या कर लो, कॉपी में आप लिख लो। सर वो लिखवा देंगे आपको नोट में तो लिखा जाए। अब ईजी है, कुछ कुछ ईजी आएगा, एंट्री ईजी लगेगी। तो लिखे सर जनरल एंट्री क्या लिख रहा हूँ, अच्छा मैं हैश दे के लिखवाऊंगा। अब लिखिए परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। बोलिए भैया झवर हमने फिक्स एसेट्स खरीदी तो जनरल एंट्री बनाइए सर। तो एंट्री बनेगी बहुत ध्यान से, व्हाट्स कम्स इन। अरे तुम लोग CA का छात्र है, अब मजाक मत कीजिए। फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या सिचुएशन देखकर क्या, बैंक, यही तो कैश और बैंक। सर उधार में लाए टू वेंडर, मैंने वो व्यक्ति जो मुझे संपत्ति बेचा है, फिक्स है, टू वेंडर फॉर फिक्स एसेट्स अकाउंट। तो उसका नाम हो जाएगा, अरे वेंडर उसको कहते हैं जो विक्रेता है जिसने मुझे एसेट्स। ओ सर ये जनरल एंट्री बनेगी। हाँ अच्छा, फिक्स एसेट्स अगर मैंने खरीदा है स्टूडेंट, अक्वायर बाई एक्सचेंज। लो सर पुराना देकर नया लिए। तब जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, फिक्स एसेट डेबिट, कौन सा फिक्स एसेट्स, न्यू अकाउंट डेबिट, नया आ रहा है डेबिट होगा। अच्छा जब तुम एक्सचेंज कियोगे तो पुराने वाले को जब मैं देकर नया, तो पुराने वाले में मैं क्या खा गया, कुछ लॉस तो खाएंगे ना भैया। झबर पुराना देकर नया लेगा तो पुराने का तेरे को क्या वही दाम मिलेगा, थोड़ा क्या खा गया, लॉस डेबिट होगा। अकाउंट डेबिट सर। उसके बाद टू हाथ से क्या गया, हाथ से गया फिक्स एसेट्स, कौन सा, ओल्ड वाला। तो सर ओल्ड लिख दीजिए आप। टू, हाँ टू बैंक या फिर क्या कैश। कितना पेमेंट करूंगा मैं, डिफरेंस जो भी पुराना नया का डिफरेंस करेंगे तो, या नहीं दिया हूं मैं, दुकानदार को बोला भाई साहब दे देंगे बाद में, तो क्रेडिटर्स फॉर फिक्स एसेट्स। ये आप CA फाउंडेशन के छात्र जो पैसा अभी भी देना बाकी है, नॉट पेड, डिफरेंस क्या लिखो, नॉट पेड। मैंने अभी दुकानदार को क्या नहीं किया, पेड नहीं किया, तो क्रेडिटर्स वर्ड आ जाएगा। और अगर मान ले मैं जब एक्सचेंज किया पुराने वाले को, मुझे ज़्यादा दाम मिला है, क्या मिला है, तो मेरा तो गेन हो गया। तब कभी कभी क्या होगा, गेन ऑन, बोलिए ऑफ क्या, ओल्ड एसेट्स अकाउंट। वही एसेट्स अकाउंट मैंने ओल्ड वाला रे भैया। तो कभी कभी स्टूडेंट एसेट्स हम ऐसे भी खरीदते हैं और एक्सचेंज से भी खरीदते हैं। समझ में आ रहा है। तो एसेट्स खरीदने का एंट्री क्या क्या बन गया, समझ में आ रहा है। नगदी पैसा बटो देकर खरीदा, तो अब सुनते चल वर्मा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, चेक देंगे तो एसेट्स टू बैंक, और देना बाकी है तो एसेट्स टू वेंडर या क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स। और एसेट्स में पुराना देकर नया लूंगा तो नया एसेट्स अकाउंट डेबिट
टू पुराना एसेट्स नीचे लिख दो, लॉस खाए तो ऊपर लिख दो, और जितना दिए डिफरेंस वो बैंक में लिख दो, और देना बाकी है तो हाँ टू क्रेडिटर्स फॉर फिक्स एसेट्स या वेंडर लिख दिए। लेकिन सर मान लीजिए फिक्स एसेट्स मैं बनवा रहा हूं, खरीदा नहीं हूं, क्या करूंगा? अरे रॉ मेटेरियल लाकर, मैंने मेटेरियल लाकर लेबर लगाकर मैंने फिक्स एसेट्स क्या कर लिया? बना लिया। तो सर बनाने की एंट्री कैसे बनाएंगे? तो लिखिए अगर मैं एसेट्स बनाता हूं तो सर सी नंबर होगा फॉर सेल्फ जनरेटेड फिक्स एसेट्स। तब जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं? फॉर सेल्फ जनरेटेड। ओ सर आप फिक्स एसेट्स क्या कर रहे हो? बनवाएंगे, रेडीमेड खरीद कर नहीं लाऊंगा, बनवाऊंगा। तो बनवाते समय क्या होगा? आपको लिखना पड़ेगा एक खास वर्ड, फिक्स एसेट्स नहीं लिखते हैं। काम हमारा क्या हुआ? बोलिए। अरे काम हमारा चालू हुआ, फिक्स एसेट्स में बनवा रहा हूं, तब आपको एक खास वर्ड लिखना है। क्या? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू हुआ फिक्स एसेट्स के लिए। अच्छा जब मैं बनवाऊंगा तो अपनी फैक्ट्री से मैंने क्या किया? मेटेरियल हम लोग क्या किए? जो रॉ मेटेरियल वही क्या कर लिए? वही लगवा लिए। अरे वही क्या कर लिए? लगवा लिए। तब नीचे कौन सा वर्ड आएगा? वो तो आप खरीद के पहले लाए, क्या होगा? टू परचेजेस। क्यों जबर समझे? परचेजेस क्यों? पहले मैं उस सामान को खरीदा था तो टू परचेजेस। अच्छा मेरा ही मजदूर भाई लगा होगा फिक्स एसेट्स को बनाने में, तो क्या हो गया? मैं उसको पहले वेजेज में डेबिट किया था, अब नीचे क्या होगा? वो वेजेज किस में जुड़ गया? फिक्स एसेट्स में जुड़ गया। और कोई भी खर्चा लगे तो क्या लिखना? टू अदर एक्सपेंसेस लिखूंगा, अदर एक्सपेंस। अच्छा कुछ नगदी दिया हूं, बनवाते समय हम नगदी खर्च किए तो क्या? टू बैंक और कैश। तो जबर हम लोग फिक्स एसेट्स कभी कभी क्या करते हैं? बनवाते हैं। बनवाऊंगा मैं मजदूर भाइयों से, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिक्स एसेट्स का क्या नहीं किया? नाम कहाँ लिखा? अरे समझा नहीं पा रहा हूँ। मशीन कहाँ लिखा हूँ मैं? कोई बिल्डिंग कहाँ लिखा हूँ? टू परचेज क्यों लिखे? जो रॉ मटेरियल मैंने क्या किया? अपनी फैक्ट्री में यूज कर लिए। खरीदते समय परचेज डेबिट किए थे, क्रेडिट कर दे। वर्कर को वेजेस दिए थे तो वेजेज अकाउंट डेबिट, वो वेजेज लेकिन फिक्स एसेट बनाने में लगा है तो उस वेजेस को क्रेडिट करो। अदर खर्चा लगा तो क्रेडिट कर। और कुछ नगदी दिए अभी बनवाते समय वो, और बाद में जब फिक्स एसेट बनकर क्या होगी? रेडी भी तो होगी। तो रेडी होगा तो इस वर्ड को हटा दूंगा और फिक्स एसेट्स नाम का एक आइटम क्रिएट कर लूंगा जिस साल एसेट्स बन जाएगी। तो सर डी नंबर और ये सी डी आपस में क्या है? हाँ लिंक्ड है। ऑन कंप्लीशन ऑफ झवर फिक्स एसेट्स आपकी रेडी हो गई। पंकज शर्मा तुम फिक्स एसेट्स बनवाना स्टार्ट किया, अब वो इसको रोमन 1 दे दो। अब बनकर एक दिन क्या हो गया? तैयार हो गया। तुम बोला बबलू भैया फिक्स एसेट्स बनकर रेडी, तो फिक्स एसेट्स का क्या होगा? नाम बनेगा फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट। बोलिए बोलिए। हाँ टू कैपिटल वर्क इन। ओ सर खाता कट गया और इस तरह से फिक्स एसेट्स का निर्माण हो गया, हमने खुद बनाया। तो इसका ना ये एंट्री किसके ऊपर झबर खत्म किए? बोलिए। हाँ देख लीजिए। अच्छा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को नोट में लिख लो, हमें बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है जब तक फिक्स एसेट्स क्या नहीं होगी। बोलिए। तैयार नहीं हुआ तो ये आइटम वहां मत देख शर्मा, तब उसको मैं बैल तो लिख लो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज शोन on asset side of balance sheet. Asset side of balance sheet क्लियर कीजिएगा। अब सवाल बनता है कि सर तब डिप्रिसिएशन में फिक्स एसेट खरीदने की एंट्री भी हम लोग सीए फाउंडेशन में सीखे। नकदी खरीदते हैं, चेक से खरीदते हैं, उधार में खरीदते हैं, पुराना देकर नया फिक्स एसेट लाते हैं, या कभी कभी बनवा एक्सचेंज तो पुराना देकर नया ले, और कभी कभी हम फिक्स एसेट्स को खुद क्रिएट करते हैं, सेल्फ जनरेट। मैं खुद बनाऊंगा। खुद बनाते समय में एक नया खाता खोलना है, काम स्टार्ट हुआ अकाउंट डेबिट, ये काम स्टार्ट हुआ अकाउंट डेबिट,
और मेरा रॉ मटेरियल जो मैं पहले खरीदा था वही उसी से बना लिया, तो परचेज की मात्रा कम होगी, वेजेज जो मैं पहले डेबिट किया था वो फिक्स एसेट्स में लगा, वेजेज कम कर दिए वगैरह वगैरह, और बाद में जब कंप्लीट होगा फिक्स एसेट्स को और फिक्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ से कट जाता है। अब आता है सर डिप्रिसिएशन जब दिखाते हैं, तो कल हम लोग पढ़े थे डिप्रिसिएशन इज ए सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब डिप्रिसिएशन क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से दिखाना है, तो वही होता है मेथड्स। अब एक छात्र पूछा कि सर डिप्रिसिएशन तो आप बोले सिस्टमेटिक है, मतलब मैं अपने मन से तो करूंगा नहीं ना, आपको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से क्या करना है, डिप्रिसिएशन का अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेथड्स कितने हैं सर डिप्रिसिएशन के, हमारे सीए फाउंडेशन में, हमारे क्लास ग्रेजुएशन में, हम सीए इंटर में भी ये चैप्टर जबरदस्त क्या है, काम का है। ओ ये मेरा, तो सर इसको जरा थोड़ा बताइए। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं, कितने मेथड्स हमें सर सिलेबस में करना है। हेडिंग दीजिएगा हैज देकर, इस तरह से मैंने नोट ऐसे ही बनाया अपना, मेथड्स ऑफ, देखिए वर्ड ऐसे है, मेथड्स ऑफ क्या, चार्जिंग मैंने दिखलाने का, या कंप्यूटिंग करने का, कंप्यूट मैंने निकालने का, या एलोकेटिंग। फंस जाओगे, हेडिंग में ही फंस जाओगे। ये सर कितने मेथड्स है क्या करने का, डिप्रिसिएशन को दिखलाने का, उस अमाउंट को क्या करने का, निकालने का, कितना मेथड है। कंप्यूट मैंने समझते हो आप, या एलोकेट करना मैंने फिक्स एसेट्स को बहुत से भागों में बांटना, एलोकेट करना, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड है, वी नो इट वेरी वेल। नंबर 1 कौन सा, अरे भैया ये भी बोलना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, उसी का, अरे बोलिए बोलिए बोलिए, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। वर्मा पढ़े नहीं थे क्या 11 में, ये तो पढ़ा हुआ है हमारा है। अच्छा, फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, और एक नाम लिखिए फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ये 11 में नहीं पढ़े थे भैया, तब तो मैं सिखा ही नहीं पाऊंगा, मैं मानूंगा ऐसा बात है, कुछ बताऊंगा नहीं। तो सर डिप्रिसिएशन दिखाने का मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड को हम कहते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या क्या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स परसेंटेज और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कहानी खत्म कीजिए। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, इसका एक नाम और रखा गया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक नाम और रखा गया है सर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये दोनों ही सिलेबस में ज्यादा यही चलता है सर। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, सम ऑफ YEARS, ईयर्स क्या डिजिट मेथड। नाम देखे झबर, सम माने जोड़ना, टोटल करना, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ये सब 11 में नहीं था, CA में है, इसलिए CA नाम है सिलेबस का। एन्युटी मेथड, फिर सर सिंकिंग SINKING, सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी और क्या मेथड। 7 नंबर है मशीन आवर रेट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड।
सर 8 नंबर है हमारा मशीन और रेट मेथड का डिप्लीशन मेथड, डिप्लीशन मेथड। फिर प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन UNITS यूनिट्स मेथड। सर 10 नंबर हमारा है रिवैल्यूएशन मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड। 11 नंबर डिप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स फंड मेथड, रिपेयर्स फंड मेथड। तो सर इतने मेथड से हमें झबर डिप्रिसिएशन सीखना पड़ता है सीए में, समझ गए। तो सर स्ट्रेट लाइन मेथड 11 में पढ़े थे, WDB मेथड 11 में पढ़े थे, हर कोई बच्चा पढ़ता है सर। ये नए नए आ गए सर, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, साव एन्युटी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, डिप्लीशन मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डिप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स फंड मेथड। अब सुनिएगा, ये जो मेथड है शर्मा, ये जो मेथड है सर को देखिए ना खाली अब। सर ये जो मेथड है सर ये जो मेथड है, तीसरा बॉक्स बनाए तो सर, ये जो मेथड है चौथा बॉक्स बनाए तो सर, ये जो मेथड है पांचवा बॉक्स बनाए तो सर, ये जो मेथड है छठवां बॉक्स बनाए तो सर, ये जो मेथड है ये सातवां बॉक्स बनाए। इसको करने में एक ही क्लास लगता है, सबका एक एक क्वेश्चन। इसका मैं अब इतना लंबा कहानी नहीं लिखाऊंगा, मेरा मैथ तो लिखा गया, बना पेज का ऐसे ही थोड़ी बनाया इस बार, तो ये रूल्स में लिखा है लेकिन उसको लिखवाने जाऊंगा। इसका सम्स करेंगे एक ही क्लास में सर हो जाएगा। बच्चा वाला तो है, आता ही नहीं है, बहुत बार तो आएगा तो ये दोनों बच्चे पढ़ते ही नहीं है, लेकिन भरोसा नहीं है, कभी कभी आता है। सीए है तो कर लेंगे, मैं बता रहा हूं जो, आप सुनिए ना। सिंकिंग फंड खाएगा एक तो मेथड सर, 2 हो गया। ये पूछता नहीं, आज के जमाने में प्राय ऑब्सोलीट हो गया, मैंने कुछ चीजें अब काम की नहीं है, पुराने जमाने आता नहीं है। फिर भी आप ध्यान से सुनिए, 1 और 1 2, और ये जितना करो उतना कम वाला हिसाब है, चलता ही रहेगा, चलता ही अरे ये दोनों मेथड बहुत सम्स है इसमें। चलिए, तो ये क्या लिखे हम लोग कॉपी में सर, इतने मेथड्स है डिप्रिसिएशन को क्या करने के, चार्ज करने से। पढ़िए हेडिंग को, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कंप्यूटिंग, एलोकेटिंग डिप्रिसिएशन। हम कैसे दिखाएंगे, अब नोट में लिखे, फर्स्ट 2 मेथड्स आर वाइडली यूज्ड। फर्स्ट 2 मेथड्स आर क्या, वाइडली यूज्ड। तो नोट में क्या छापा टीचर, पहला फर्स्ट क्या होता है भैया, 2 मेथड्स आर वाइडली यूज्ड। सर ये सब क्या लिखवाते हो आप, अरे मैंने लिखा कि शुरू का 2 मेथड ये और क्या, ये ज्यादातर यही चलता है मार्केट में। अब सुनिए हमारा देश का कानून क्या कहता है, लिखिए एज पर इनकम टैक्स रूल्स। अब आप लोग जब इनकम टैक्स पढ़ोगे, बीकॉम में आता है ये, सीए में आएगा, एज पर इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स एक अलग एक्ट है, वो क्या बोलता है सुन, ओनली WDB मेथड, ओनली रिटेन डाउन वैल्यू मेथड कैन बी यूज। वाह मजेदार है, छोटा कर दिया है लोग। इसने क्या सीखे कि इनकम टैक्स रूल्स कहता है कि आप केवल ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। देखिए वहां केवल कितना मेथड है, छबर कोई विद्यार्थी इनकम टैक्स एक्ट में क्या रे बोलना, एक ही मेथड से डिप्रिसिएशन होता है, WDB मेथड। इतना नहीं है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स कानून अलग है, वो अकाउंटिंग अलग है, उसमें एक ही चलता है। और कभी कभी स्ट्रेट लाइन मेथड, कभी कभी क्या होगा, कभी कभी आप यूज कर सकते हो, कैन बी यूज्ड बाय अंडरटेकिंग, माने उस संस्था द्वारा, उस कंपनी द्वारा, बाय अंडरटेकिंग इंगेज्ड इन, जो लोग बिजी है, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, झबर जनरेशन और क्या लिखवा है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसको हिंदी में बनाइए,
कि सर हमारे नोट में लिखे कि हमारे दो ही मेथड ज्यादा पॉपुलर है, वाइडली मतलब पूरे इंडिया में ये दो मेथड यूज होगा, स्ट्रेट लाइन और रिटेन डाउन वैल्यू। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने तो गजब का है, इनकम टैक्स अकाउंटिंग कहता है, हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो लोग ना कहता है खाली कौन सा लगेगा, और कभी कभी एसएलएम में वही करेगा जो लोग पावर हमारे इंडिया में जनरेशन और क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, वो लोग स्ट्रेट लाइन मेथड चाहे तो यूज कर सकता है। हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर इनकम टैक्स एक्ट किसकी किसकी क्या कर रहा है, इजाजत दे रहा है। इनकम टैक्स एक्ट केवल किसकी इजाजत दिया भैया विद्यार्थी, केवल किसकी इजाजत दे रहे हैं, और हाँ एसएलएम में जो लोग पावर बनाते हैं और बना के घर घर पहुंचाते हैं, पहुंचाना, जैसे सीएससी पावर जनरेट करके हमारे घर तक पाइपलाइन से पोल से पहुंचाता है ना हम इलेक्ट्रिसिटी खरीदने जाते हैं तो पहुंचा रहे हैं, समझे नहीं, तो वो लोग स्ट्रेट लाइन मेथड चाहे तो यूज कर सकता है। और ऐसे ये दो मेथड ज़्यादा चलते हैं, और इनकम टैक्स में, और ऐसे फिनेंशियल अकाउंटिंग में इतने मेथड्स हैं। आप ये क्लियर कर पा रहे हो कि सर अभी तक क्या क्या कहानी हमें क्या की है, अरे बोल समझाए, आप तो समझ रहे हो सर क्या क्या बोल रहे हैं कि सर ये सब। सर अब विषय बनता है कि सर हम जब ये जो ध्यान से सुनना, ये जो छोटे मोटे मेथड है मैंने बोला था कि क्या करेंगे झबर, एक ही क्लास में हो जाता है पूरा, एक एक सवाल एक 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 करके बनते जाएगा, छोटे छोटे होते हैं, बेसी ज़्यादा झंझट नहीं है। तो मैं बोर्ड से इसको क्या कर रहा हूँ, पहले हटा रहा हूँ, देख लीजिए। तो सर ये हटा दिया। सर आगे की चर्चा क्या, आगे की चर्चा होगी सर स्ट्रेट लाइन मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे, और डब्ल्यूडीबी मेथड में हम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन या रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या करेंगे, खबर कैसे निकालेंगे। अब खाली में तो मेथड लिखा हूँ रे भैया, इतना तो तुम समझा, तो हम लोग कहीं भी लिख लेते हैं। आज के नोट में स्टूडेंट देखता हूँ कितना आवर का क्लास में, 55 तो 59। चलिए तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग मैं स्ट्रेट लाइन का भी एक कहानी नहीं लिखाऊंगा, अब इतना समझ है ना, बहुत समय लग जाएगा। तो सर हम लोग एक मेथड में पढ़ेंगे सर स्ट्रेट लाइन में हम डिप्रिसिएशन, आपको मालूम है, लेकिन सर का एक फर्ज है वो कर दे। हमारा कौन सा मेथड 1 कौन सा है, हाँ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का सर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, कहीं भी लिखे। अब इसका सीधा वो कहानी नहीं लिखूंगा, अमाउंट ऑफ, आप मुझसे जब मैट लोगे उसमें रहेगा अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, स्टार दे के लिख, फॉर्मूला बनाइए। डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकलता है, तो लिखिए कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। बोलिए जवर, कॉस्ट निकालना सिखा दिए ना। अरे इंपोर्ट ड्यूटी, गवर्नमेंट की ड्यूटी, गवर्नमेंट कोई टैक्स लिया, कैरेज फ्रेट, कूली, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, वो सब खर्चा जोड़ के जो कॉस्ट आएगा वो लिखूंगा, और माइनस, और बेचने पे जो वैल्यू मिलेगा एस्टिमेटेड, हाँ एस्टिमेटेड स्क्रैप, जो बेचने में स्क्रैप, या क्या नाम था भैया, रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। सर बाई, बाई क्या करना होगा, पूरा का बाई, हाँ बाई में लिखना एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब देखो आप लोग क्या क्या गलती करते हैं, आप एस्टिमेटेड लिखे नहीं, एस्टिमेटेड क्या हो ना, और लाइफ क्या है, यूजफुल लाइफ ऑफ। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला होता है कि सर आपको कॉस्ट लिख के उसका एसेट्स का स्क्रैप वैल्यू करना, और यही डिप्रिसिएशन बार बार चलता रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिमेन्स सेम ईयर आफ्टर ईयर, पीरियड आफ्टर पीरियड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का अमाउंट क्या आएगा, बार बार। और इस मेथड में एक दिन एसेट्स क्या है, जीरो भी हो सकती है, सुनिए जीरो भी हो सकती है, या स्क्रैप वैल्यू के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मतलब एसेट्स हमारा जा रहा है जा रहा है जा रहा है, किसकी तरफ, जीरो की तरफ, या स्क्रैप वैल्यू की तरफ चला जा रहा है, और उसके बाद हम डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। सर रेट कैसे निकलता है, इसमें एक पॉइंट और सीए में पूछता है, रेट बताओ, रेट डिप्रिसिएशन का
आप रेट कैसे निकालोगे? आता है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ये एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स में दे सकता है। रेट का फॉर्मूला होगा जितना तुम डिप्रिसिएशन दिखाए वो ऊपर लिख लो। क्या लिखो? अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। अभी जो आपने क्या किया, निकाला, जबर ये ऊपर निकाले ना, वो लिख दो, और नीचे उस एसेट्स का क्या कर दो, कॉस्ट उसका कितना है वो लिख दो, कॉस्ट ऑफ एसेट्स और इनटू 100, तो रेट आ जाएगा। रेट समझा? परसेंट में निकाल दिए तो वो परसेंट में आ गया। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन किस में निकाले? सर ये फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में डिप्रिसिएशन का अमाउंट ईच एंड एवरी ईयर इक्वल आता है, इक्वल आता है। स्क्रैप वैल्यू है तो हम लेस कर देंगे, और अगर स्क्रैप वैल्यू बहुत ही कम है, बेचने पे बहुत कम पैसा मिलेगा, तब हम स्क्रैप वैल्यू को नील भी कर सकते हैं एज पर मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो बहुत कम है, इग्नोर करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कभी कभी ये नहीं भी हो सकता है। और यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स हम लिख लेंगे, यूजफुल लाइफ आप लिख लीजिएगा, और रेट ऐसे निकलेगा। छात्र बोला सर एक तो मेथड आप तो और बोले। अच्छा, इसमें कुछ सर वर्थ नोटिंग पॉइंट, ओ सर इंपॉर्टेंट नोट्स है। नोट 1 लिखिए, बैलेंस एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ में बी 0। बैलेंस एट द क्या एंड ऑफ क्या यूजफुल क्या लाइफ क्या हो जाएगा, मे बी 0, और कभी कभी 0 का मतलब नहीं क्या, स्क्रैप वैल्यू के बराबर होगा। यानी एसेट्स का वैल्यू या तो 0 हो जाएगा या ना स्क्रैप जितना था वहां रुक जाएगा, स्क्रैप वैल्यू के बराबर होगा। अच्छा सुनिए ना, अभी सर को सुनिए ना, मजा आएगा ना सुनकर। इफ रेट इज गिवन, अगर सवाल में डिप्रिसिएशन का क्या कर दिया, अरे रेट देगा तब ऐसे नहीं निकलेगा। मान ले लिखा है 10% रेट होगा, तो रेट का रहेगा तो कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन तब बदल जाएगा, झबर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। अगर रेट देता है और लाइफ नहीं दिया, नहीं समझा, लाइफ नहीं देगा तो तुम 5-7 साल तो लिख नहीं पाओगे। रेट बोला है 10% कीजिए, तब फॉर्मूला हो जाएगा, लिखिए जितना कॉस्ट है, जितना कॉस्ट है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट इंटू क्या, इंटू रेट ऑफ। ओ सर ऐसा बात है क्या? हाँ, इसीलिए तो नोट लिखवा रहा हूं। अच्छा, ये मेथड कब सुइटेबल है? इट इज, सीए में पूछेगा कि भैया ये मेथड आपको कहाँ उचित लग रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड ना ज़्यादातर केस में होना नहीं चाहिए। सर स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों नहीं होगा? इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड में बाजार में उतरोगे तो मालूम चलता है ज़्यादातर एसेट 0 नहीं होती है, उसका कुछ वैल्यू बेचने पे मिलेगा। तो ये मेथड हमारा कह रहा है ना, एसेट ही 0 हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन कुछ कुछ मामले में होगा, कुछ कुछ। तो यह कहाँ कहाँ सुइटेबल होता है? लिखिए पेटेंट। जैसे हमने गवर्नमेंट से पेटेंट लिया 2 लाख रुपए में 10 साल के लिए, तो 10 साल बाद वो एसेट्स क्या हो गई? 0। हाँ, तो यहाँ पे जिस एसेट्स में क्या होगा, जबर एसेट्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। पेटेंट में 0, पेटेंट समझा नहीं, पेटेंट एक तरह का राइट है। गवर्नमेंट बोला 2 लाख रुपया दे, 10 साल आप ही सामान बनाओ, आप ही बेचो, तो मेरा 2 लाख कब तक चलेगा? 10 साल तक। हर ईयर 20-20 हजार हो गया, और एक दिन उस पेटेंट का वैल्यू, उसको आप बेच नहीं सकते। तो वहां पे ये मेथड क्या है? उचित है, सही है। कॉपीराइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लीज, लीज में जो हम संपत्ति खरीदते हैं 10 साल, 20 साल, 99 ईयर का लीज, फर्नीचर एटसेट्रा। कहां डागा? जबर फर्नीचर, क्योंकि जबर बहुत बार फर्नीचर को बेचने पे ये माना जाता है कुछ मिलेगा नहीं, मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। चीज समझिए। तो बोलता है यहाँ आपको विद्यार्थी, ये मेथड क्या है? टीचर कह रहा है विद्यार्थी मान ले ये हमारा क्या है, सुइटेबल है, तुम लोग कर देना। तो समझ गए। तो अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन का अमाउंट, अब सुन लीजिए, मेरे मैथ में थोड़ा सा पढ़ दूं। सर स्ट्रेट लाइन मेथड है क्या? सुनिए थोड़ा, इसको लिखवाऊंगा नहीं, समय लग जाएगा। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ए फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट, एक फिक्स्ड या फिर नहीं एंड है, एंड इक्वल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डिप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू ए फिक्स परसेंटेज ऑन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स का क्या? एक फिक्स परसेंटेज के रेट से लेस द एस्टिमेटेड ब्रेकअप वैल्यू, बेचने पे कुछ मिलेगा उसके यूजफुल, वो उससे लेस करके इफ एनी इज स्प्रेड इवनली ओवर द एसेट। बोलता है उस एसेट्स का कॉस्ट को हम स्प्रेड कर देते हैं, माने बांट देते हैं बहुत सालों में,
ठीक है, तो ओवर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ एंड द एसेट्स इज रिड्यूस टू नील, क्या हो जाएगा, रील, और ब्रेकअप वैल्यू मतलब वही रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होगा एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। द अमाउंट एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज अंडर। और ये कहाँ सुइटेबल है आप समझ गए, ये समझ गए, ये तो समझ में आ रहा है। अब तो ये हो गया हमारा कौन सा मेथड। सर सवाल मान लीजिए मेरा स्कूल का टीचर WDV मेथड पे दे दिया, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, तो फॉर्मूला लिखवाऊंगा और कुछ नहीं सर, और कहानी इतनी यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है कौन सा मेथड, इसका नाम और कोई बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ तो ये सब कहानी लिख लेगा तो चलिए सर लिखवाइए। तो इसमें डिप्रिसिएशन कैसे निकलता है, तो इसका रेट निकाला जाता है कि किस रेट से दिखाएंगे। ये सॉल्व करने में बड़े तकलीफ होती है। रेट ऑफ क्या बराबर, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बराबर 1 माइनस, फॉर्मूला लिखिएगा n यहां है, इसके भीतर nth रूट ऑफ s बाई सी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रेट। ये काम आएगा। n का मतलब होता है यहाँ पे यूजफुल क्या लाइफ, किसका यूजफुल लाइफ, ऑफ एसेट, ऑफ एसेट इन YEARS ईयर्स। एस का मतलब है बेचने पे क्या मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू, कब, यूजफुल लाइफ के बदले, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। सी का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट। देख लीजिए सर, तो इस मेथड में क्या होगा सर, आपको एक चीज बताऊं, जबर ये फॉर्मूला है तो इसको तो रट्टा लगाना होगा ना, इसका डेरिवेशन दिखाना मुश्किल है। तो आपको ध्यान रखना है कॉस्ट 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 नीचे रहेगा, कॉस्ट माने बड़ा वाला अमाउंट, बड़ा है ना नीचे रहेगा, और छोटा वाला अमाउंट स्क्रैप ऊपर, वो सर ऐसे आ रहे हैं। और ये nth रूट है, n मैंने एसेट 5 साल चलेगी तो यहाँ 5 लिखूंगा, 6 साल चलेगी तो क्या 6, nth रूट है, अब सामने 1 माइनस है 1। हाँ अब इस मेथड में सर नोट लिख देंगे आप। हाँ नोट मेरा बहुत काम का मैं बनाया हूँ खुद। सर देखिए नोट नंबर ए इस मेथड पे, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन किस ईयर का सर, किस ईयर का, फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन के बराबर हो जाएगा, क्यों बोलते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू, तो इसमें डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, जितने में तुमने संपत्ति खरीदी, हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। सर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन किस ईयर का बोलिए, सेकेंड ईयर में, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं होगा। समझ में आ रहा है जबर, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं होगा तो किस पे होगा, जो बचेगा उसको कहते हैं रिटेन डाउन वैल्यू। WDV मतलब बचा हुआ वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू पे होगा, मैंने उससे डिप्रिसिएशन क्या कर देंगे इनटू रेट, ऐसे लगातार एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा, ये ध्यान रखना। फिर सी नंबर पॉइंट, ए भी लिखवाए तो सी लिख लो, ये कहाँ स्वीटेबल है, इट इज, ये MCQ में पूछ सकता है, माने इट इज स्वीटेबल फॉर, सर ये मेथड कहाँ कहाँ उचित है, तो लिखिए इट इज स्वीटेबल फॉर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा। देख लीजिए हो गया। तो सर हम इस दो मेथड की पहले चर्चा कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन और कौन सा, अच्छा स्ट्रेट लाइन मेथड पे डिप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर सेम रहेगा, और इसमें एसेट्स का वैल्यू घटते 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 एक दिन शून्य हो सकता है या स्क्रैप वैल्यू के बराबर। WDV मेथड में, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में डिप्रिसिएशन का अमाउंट ईयर आफ्टर ईयर बदलते रहता है और कम होते रहेगा, क्या होते रहेगा, कम होता रहेगा। इसमें एसेट्स का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। और फॉर्मूला रटने का तरीका है, बड़ा वाला नीचे तो कॉस्ट नीचे, ऊपर स्क्रैप वैल्यू S/C और 1 माइनस nth रूट ऑफ 1 माइनस
इससे रेट निकलता है। ये कभी कभी एमसीक्यू ट्रू फॉल्स में दे देगा, एक लिख कर बोल कौन सा सही है इसमें, और ये सूटेबल है खास करके प्लांट एंड मशीनरी में। ये पहले आप समझ गए सर, इसको पहले आप लोग देख लो। जो सर अभी तक बोले, जो सर अभी तक बोले, समझ गए आप लोग? हाँ, सवाल तो बम्पर रहेगा। अब सवाल, अब हमारा मेन कड़ी स्टार्ट हो रहा है कि सर हम डिप्रिसिएशन से संबंधित अब क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। एक तो था पहले क्या लिखा है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन को या एलोकेटिंग डिप्रिसिएशन या कंप्यूट करने का मेथड बहुत सा है। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, एन्युटी मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, डिप्लीशन मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल मेथड। तो सर मेथड तो क्या है, बहुत सा है। लेकिन अब सवाल बनता है कि सर डिप्रिसिएशन, अच्छा एसेट्स खरीदने की एंट्री मैंने बताया, अब सर मैं ईयर बाय ईयर इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हैं, हम कैसे बनाएंगे सर, जनरल एंट्री को कैसे रूपांतरण करना है। अच्छा, अब आता है कि सर वो जो मैंने बोला 6-7 जो मेथड है वो एक क्लास में कवर हो जाता है। सिंकिंग फंड एक क्लास खा लेगा, और स्ट्रेट लाइन WDB का अनगिनत सम्स है, और इसमें नई बहुत चीज़ें आएगी, वो हम करते जाएंगे और बच्चा समझते भी जाएगा। कहीं भी नहीं बोलेगा कि सर मैं स्टूडेंट सवाल नहीं बना पाऊंगा। तो सर हमारा क्वेश्चन बन रहा है, सब्जेक्ट मैटर हो रहा है, समझे यहाँ तक था। अब सब्जेक्ट मैटर हो रहा है कि सर हम जर्नल एंट्री को रूपांतरण कैसे करेंगे। थोड़ा सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाऊंगा कि जर्नल एंट्री हम कैसे बनाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 11 में जो पढ़े थे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हुआ। अब आता है कि सर जर्नल एंट्री कैसे बनती है। ऐसे एक हैज बनाइए आप, ये नई चीज़ स्टार्ट करवा रहा हूँ, लिखिए। ये है मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन। थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना। झबर छात्र बोल रहे सर मैं तो ये लिखवाए, तो अभी ना ये नहीं लिखवाया हूं। वो क्या था अभी जो ऊपर लिखवाए थे बहुत से मेथड, उसका हेडिंग पढ़िए, और उसका हेडिंग पढ़, अभी तो पढ़े। अरे अभी तो 10 तो मेथड लिखवाए जो 11, उसके ऊपर हेडिंग क्या था झबर। हाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग, सुनिए ना आप, सुनिए, मेथड ऑफ चार्जिंग, कंप्यूटिंग, एलोकेटिंग, ये क्या है। हाँ, ये इसमें बच्चा वही वाला लिख दिया, मालूम है, बोलता है सर मेथड वो है ना, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन। अब रिकॉर्ड को, डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का 2 मेथड है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, कितने मेथड है रिकॉर्ड करने का, माने डिप्रिसिएशन को दर्शाने का 2 तरीका है। गलती मत करना, वो उतने मेथड्स नहीं है सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट करेंगे। देखिए अब इसमें नंबर 1, इसका क्या है, नंबर 1, when depreciation is charged, when depreciation is charged to asset account, to asset account, यहां लिख लो। सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को ये क्या लिख दिया, when depreciation is charged to asset account, इसको ऐसे भी बोला जाता है, लिखिए और देखिए लिखिएगा, इसका ऐसे मीनिंग होता है when provision for, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, when provision for depreciation account is not maintained। सर इन दोनों का अर्थ क्या हुआ, झबर एक ही है, यानी डिप्रिसिएशन चार्ज करने के, यहां देखिएगा रिकॉर्ड करने का 2 तरीका है। आप तो हम 11 में यही सिस्टम करते थे ज्यादातर, व्हेन डिप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट्स अकाउंट का मतलब क्या, या व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। ये एक स्पेशल टाइप का अकाउंट है, इसकी चर्चा कर लेंगे सर। ओ सर जब भी क्वेश्चन में लिखा है नो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, नो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, तब इसका मतलब ये वाला मेथड है। इसकी तरह हमें जर्नल बनाना होगा, इधर
लेकिन टीचर लिखेगा ना ना वो वाला कर, तो वो वाला क्या है सर, उसको लिखवाइए। ध्यान से देखिए, अब सुनिए, वेन, सुनिएगा सर की बात सुनिएगा, वेन बहुत ही मजेदार चीज, वेन डिप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड टू क्या एसेट्स अकाउंट। देखिए इसमें मैंने लिखा है डिप्रिसिएशन को हम एसेट्स के ऊपर चार्ज करेंगे, और इसमें मैंने झवर लिखवाया है शर्मा, डिप्रिसिएशन क्या नहीं होगा, एसेट्स पे, एसेट्स के भीतर चार्ज नहीं होगा, या उल्टा कहे तो, हाँ लिखे और वेन, हाँ ये वर्ड देखिए खास टाइप का वर्ड है, वेन प्रोविजन फॉर क्या, डिप्रिसिएशन क्या, अकाउंट इज क्या, मेंटेन्ड। देख ले, आज अगर नहीं बोलोगे ना मैं मानूंगा नहीं। सर ये कहानी देखिए, एकदम दिल से प्यार मोहब्बत से देख लीजिए। अगर स्कूल के पेपर में लिखा है व्हेन डिप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट्स अकाउंट, तब इस तरह से हम जनरल एंट्री बनाएंगे। और अगर लिखा है व्हेन डिप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज टू एसेट्स अकाउंट, या इसी को कहते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, माने इस मेथड में हमें एक स्पेशल खाता बनाना पड़ेगा, उसका नाम है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। वी हैव टू प्रिपेयर ए सेपरेट टाइप ऑफ अकाउंट, स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट ट्रीटेड एज इज प्रोविजन, लेकिन इसमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, खाता बनाना पड़ता है, इसमें नहीं बनता, बट इसमें बनेगा। सर अब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो क्या क्या होगा, इस मेथड में एंट्री क्या क्या बनेगी, तो एंट्री नंबर 1 फॉर क्या, पहले हम एसेट्स क्या करेंगे, विद्यार्थी खरीदेंगे, तो ये मैं पहले ही लिखवा दिया हूं, फिर भी चलती भाषा का लिखवा दूं, झबर अभी तो लिखवाए, अरे अभी नहीं लिखवाए थे, अरे 3 तो एंट्री बस, तो कैश और बैंक, और उधार में लाओगे तो क्या होगा, वेंडर, जिसने आपको ये एसेट्स दी उसका नाम ओ सर। अच्छा ये मेथड हो या हमारा बर्मा ये वाला मेथड हो, कहानी सेम, तो इसमें मैं एंट्री क्या ऐसे एरो बनाओ, ऐसे क्या लिखेंगे बोलिए, सेम एज ए, ये वाला एंट्री यहां बनेगा, समझ गए। ओ सर अब ऐसा क्यों करते हैं, एसेट्स आ रहे हैं ना जा रहे हैं, और नगदी रुपया जा रहा है, कैश बैंक जा रहा है। सर इस एसेट्स का मैं क्या करूंगा, लेके तो आ गया शर्मा, हम एसेट्स खरीद तो लिए, अब हमारा चैप्टर है डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, तो इस एसेट्स का हम यूज कर रहे हैं, या समय बीत रहा है, या कोई नया टाइप का एसेट्स आएगा तब भी इसका डिप्रिसिएशन होगा, तो डिप्रिसिएशन रोज रोज दिखाते हैं, चलिए आज शाम को दिखाएंगे, रात को, सुबह यूज किए रात को दिखाना है, तो क्यों हो रोज रहा है डिप्रिसिएशन, इसका ना अक्रू हो रहा है, हो रोज रहा है, बट हम इकट्ठा करके एक बार में साल के अंत में लिखते हैं, जिससे दुविधाओं से तकलीफों से बचे। रोज रोज कौन दिखाएगा, हो रोज रहा है, बट रिकॉर्ड इकट्ठा करके एक बार में दिखाएंगे। तो अब अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्या होगा, सीधा डिप्रिसिएशन की एंट्री बोलता है, टीचर बोलता है बना डिप्रिसिएशन का एंट्री बना, तो बनाऊंगा कैसे, इंग्लिश वर्ड फॉर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, झबर प्रोवाइडिंग क्यों लिखा रे भैया, लिखिए ना पेड डिप्रिसिएशन, पेड लिख सकता हूं, बर्मा पेड डिप्रिसिएशन का पेमेंट, इसीलिए वर्ड में मजा आता है, सब बच्चों को क्यों लिखा गया, ऐसा वर्ड क्यों है सर, चार्जिंग क्यों है, सैलरी चार्जिंग बोलते तो नहीं है, सैलरी पेड वगैरह, तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग आएगा क्योंकि ये नॉन कैश है। अब बताइए डिप्रिसिएशन हमारा फिक्स एसेट्स को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और डिप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंस है, हमने फिक्स एसेट्स का यूज कर लिया। बच्चे कहते हैं डिप्रिसिएशन लॉस है, बट टेक्निकल टर्म में डिप्रिसिएशन लॉस नहीं है, क्योंकि मैं फायदा लिया था तभी डिप्रिसिएशन हुआ, तो इट्स ए टाइप ऑफ एन एक्सपेंस, और इट्स एन इंटरनल एक्सपेंस, इट्स ए नॉन कैश एक्सपेंस। बोलिए डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये देखिए साव, ये देखो अब आप थोड़ा समझिए,
नरेशन बनाकर लिख लेने का है। अब सुन साव, ये मेथड क्या कह रहे हैं पंकज शर्मा, डेप्रिसिएशन मैं किस में दर्शाऊंगा, ये देखो चार्ज टू एसेट्स अकाउंट का मतलब है मैं यहाँ पे एसेट्स वर्ड लाऊंगा और इससे हमारा एसेट्स का वैल्यू कम हो गया। मान ले यहां मैंने 100 रुपया लिखा, यहां मैंने 10 रुपया लिखा, तो बोलने नहीं तो डेप्रिसिएशन मैंने किस में दर्शा दिया, एसेट्स के भीतर था, और एसेट्स घटकर 90 हो गया, तो इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट्स अकाउंट। सर डेप्रिसिएशन हमारा बिजनेस का क्या है, क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को ईयर के एंड में हम प्रॉफिट लॉस निकालते समय पीएल में भेज देंगे। अगर मैं पीएल में नहीं भेजूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं भेजूंगा डेप्रिसिएशन को, तो मेरा मुनाफा हद से ज्यादा आएगा। तो खर्चे को पकड़ पकड़ कर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है फॉर क्लोजिंग, क्लोजिंग सुने हो वर्ड, किसको क्लोज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट का पंकज शर्मा खाता, खाता बोल बंद कैसे होगा बोल, ये मालूम था तेरे को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर ये जनरल एंट्री मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाओगे तो क्या होगा, आपका नेट प्रॉफिट, चूंकि तुम डेप्रिसिएशन को पीएल में नहीं भेजे तो आपका मुनाफा ज्यादा है। अच्छा इससे डेप्रिसिएशन का अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं खोलना, डेप्रिसिएशन का खाता मैंने खोला और इस एंट्री से बंद कर दिया, इसको क्लोजिंग एंट्री कहते हैं, ट्रांसफरिंग एंट्री। शर्मा ध्यान दे, डेप्रिसिएशन क्या हो गया, उसी साल खुला, उसी साल खाता पीएल में भेज दिए, तो ऐसे खाते को हम नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। कौन सा अकाउंट, तो ये खाता बंद हो गया। और एसेट्स का खाता बंद नहीं होगा, यहां ज्यादा है यहां कम है, तो थोड़ा बच गया। चलिए सर इसमें डेप्रिसिएशन कैसे दिखाते हैं, बी नंबर में, और चार्जिंग क्या, अरे बोल, चलिए बोलिए शर्मा इस मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे होगा। सर वही छापिए ना जैसे लिखे थे शर्मा, जैसे मैंने क्या लिखा था, मैंने एसेट्स खरीदी, ये देखना थोड़ा देखना, तो इसमें भी वही बना। तो डेप्रिसिएशन करने से क्या होगा, एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, तो एसेट्स क्या होगा, बात कर क्रेडिट होगा ना। मुझे पता है कि डेप्रिसिएशन की मात्रा एसेट्स को कम करेगी, तो एसेट्स घट रहे हैं तो बढ़ने से डेबिट, घटने से क्रेडिट, तो एसेट्स क्रेडिट होगा। बट मैं जबरदस्ती एसेट्स को क्रेडिट नहीं करूंगा, यानी डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज टू एसेट्स अकाउंट, नॉट। और मैं एक स्पेशल टाइप खाता खोल दूंगा, हो रहा है डेप्रिसिएशन, एसेट्स घट रहा है वास्तव में, लेकिन मैं नहीं घटाऊंगा, लेकिन मैं एसेट्स वर्ड का उपयोग नहीं करूंगा। मान ले एक विद्यार्थी नारा, सर एसेट्स का डेप्रिसिएशन हुआ है, एसेट्स घटने से तो क्रेडिट होता है, आप ही तो बताए थे, रूल्स तो यही कहता है कि जब प्रॉपर्टी बढ़े डेबिट, घटे तो क्रेडिट, लेकिन आपने क्रेडिट क्यों नहीं किया। मैं उस डेप्रिसिएशन टू एसेट्स नहीं लिखकर एक नया खाते में उस डेप्रिसिएशन को जमा कर लेंगे, प्रोविजन कर लेंगे, अलग खाते में डाल देंगे, जबकि हो रहा है एसेट्स का, मुझे पता है, बट फिर भी मैं एसेट्स के वैल्यू को बदलने नहीं दूंगा, एसेट्स उतनी ही रह जाएगी। इसीलिए इसको बहुत जन कहते हैं एसेट्स को हम किस पे दिखाएंगे, बार बार कॉस्ट पे, एट कॉस्ट, उसका वैल्यू गिरने नहीं दूंगा, और एक नए खाते का जन्म हो जाएगा। बोलिए पहले ये तो बोलो, सर ये डेबिट क्यों हुआ, जबर डेबिट क्यों हुआ, खर्चा है। सर ये तो कॉपी हो रहे हैं, हाँ एक ही चीज है, लेकिन एक स्पेशल खाता बनेगा। बोलिए बोलिए बोलिए, ये देखो सर सरासर गलत है, बोल जबर, सरासर क्या गलत है सर, हाँ एसेट्स, तो एसेट्स का वैल्यू तो गिर गया, अरे सर झबर शर्मा एसेट्स कम हुआ, तो एसेट्स को आप क्या कीजिए, यही तो, इस एसेट्स को कम करो, लेकिन एसेट्स को मैं जबरदस्ती कॉस्ट पे ही दिखाऊंगा और उसका वैल्यू को गिरने नहीं देगा, और उसके बदले एक नए खाते का जन्म होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। साहब पूछता है डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक ही है, तो लिखना डेप्रिसिएशन खर्च है, ये डेबिट होगा, और ये एक लायबिलिटी है, एक क्रेडिट होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम बैलेंस शीट में एसेट्स से घटा कर दिखाएंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन को ईयर के एंड में मैं पीएल में भेजूंगा। इस तरह एक छात्र बोला कि सर इस मेथड में आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किए। वर्मा, मुझे एक स्टूडेंट बोला सर आप डेप्रिसिएशन
किया हूं तो किया हूं, बट एसेट्स का नाम नहीं लिखा हूं, यानी डिप्रिसिएशन हो रहा है, यानी प्रॉफिट 100% घटेगा, प्रॉफिट 100% घटेगा। अब इस डिप्रिसिएशन को कहां भेजेंगे? सी नंबर ये वाला मैटर लिखो, ये वाला फॉर क्लोजर डिप्रिसिएशन, इसको कहां भेजो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू क्या? टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। इससे क्या हो गया बोल? प्रॉफिट तो कम हो गई वर्मा, हमारा प्रॉफिट तो कम हो गया। ये देखो डिप्रिसिएशन, यानी डिप्रिसिएशन में खाली सुनिए ना, यह एसेट्स नहीं लिखकर क्या लिखोगे? यानी डिप्रिसिएशन जो मुझे एसेट्स के क्रेडिट में दिखाना था जबर, वो क्रेडिट में नहीं दिखाकर मैंने एक नए खाते में उस पैसे को प्रोविजन कर लिया, जमा कर लिया, हो रहा है। और ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट, और ये खाता बंद नहीं हुआ, यानी ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, और ये खाता हमारा वर्मा क्या हो गया है? तो एक नॉर्मल एंट्री बताए कि सर दोनों मेथड, आप सीए पढ़ोगे तो ये भी बहुत जबरदस्त है, ये भी जबरदस्त है, बहुत ढंग से समझना। तो इस मेथड में क्या होता है सर, हम एसेट्स खरीदने की एंट्री दोनों में सेम है, डिप्रिसिएशन को पीएल में भेजे, ये भी सेम है, बीच वाला ऐसे बनाते थे 11 में डिप्रिसिएशन टू एसेट्स, एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया? घट गया, लेकिन उसमें मैं एसेट्स का वैल्यू जानबूझकर क्या नहीं किया? घटाया नहीं, और एक नए खाते को जन्म दिए जिसको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम मैं कह सकता हूं, मैं एसेट्स को किस में मेंटेन कर रहा हूं? एट कॉस्ट, यानी एसेट्स का वैल्यू जिंदगी भर क्या नहीं होगा? घटेगा नहीं। एक बार 100 रुपए में खरीदे तो बार बार वर्मा 100, सीडीबीडी 100 चल रहा है, यानी एसेट्स का वैल्यू घटता नहीं है, घटता नहीं है। आप देखिए पहले, तो ये हमारा बेसिक एंट्री है। अच्छा, एसेट्स खरीदते समय कैरेज लगेगा, फ्रेट लगेगा, कूली लगेगा, गवर्नमेंट को ड्यूटी देंगे, इंस्टॉलेशन का खर्चा देंगे, साइड प्रिपरेशन कॉस्ट देंगे, तो वो जो खर्चा लग रहा है उसकी भी एंट्री क्या बनेगी? एसेट्स टू बैंक की बने। अभी तो पढ़ा है, वो सब कॉस्ट का क्या है? पार्ट है। तो साहब इसका मतलब कोई कैरेज, फ्रेट, कूली, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग रहा है जो एसेट्स को लाने के समय या प्रोडक्शन करने के पहले लगता है, तो वो खर्चा एसेट्स में जोड़ेंगे। लेकिन कोई मेरा रिपेयर्स का खर्चा एसेट्स को बैठाने के बाद लग रहा है और वो रेगुलर है, लगता रहता है, एक होता है ना रिपेयर करवाना बीच बीच में, जिससे एसेट्स की कैपेसिटी बरकरार रहे, डे टू डे वो चलता है, तो वो जो रिपेयर्स होगा उसको मैं रिपेयर्स टू कैश लिखूंगा। वह एसेट्स के वैल्यू में क्या नहीं होगा? यूज नहीं होगा। ये आप क्लियर कर पा रहे हो? वह एसेट्स के वैल्यू में यूज नहीं होता है। आप पहले देख लीजिए। तो ये इस तरह से हमें जर्नल एंट्री को क्या करना है? डिस्क्राइब करना होगा। आप पहले समझ रहे हो इतना पार्ट जो मैंने बोला यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? इसको बंद किए, बस समय देख कितना आवर 30 हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज मैं डिप्रिसिएशन का बोल दूं, सेकेंड क्लास कंप्लीट किया हूं। जो बच्चे रेगुलर देखेंगे फायदे में रहेंगे। इसके बाद हम लोग दोनों में कंपेयर करके समझेंगे कि दोनों मेथड में क्या डिफरेंस आ रहे हैं और इंपॉर्टेंट ले जाए। फिर हम अगले क्लास में हमारा विषय वस्तु होगा, मैटर होगा, एसेट्स को बेचेंगे तो उसका प्रॉफिट लॉस, और फिर धड़ाधड़ सम्स लाइन से सम बनाएंगे हम लोग। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द क्लास।